मेरी बहन को ड्रग दिए जाने के दिन रीबॉर्न हुआ। इस बार मैंने उसका एंटीडोट बनने से इनकार किया। इसकी बजाय मैंने उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को कॉल किया। अपनी पिछली लाइफ में मैं अपनी उस बहन से प्यार करता था जिससे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। जब मुझे पता चला कि उसे ड्रग दिया गया है तो मैंने उसकी ये गुजारिश नज़रअंदाज कर दी कि उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को कॉल करूं और खुद ही उसका एंटीडोट बन गया। उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो टूट गया और धोखा खाकर एक प्लेन क्रैश में मारा गया। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। इसके बाद मेरी बहन ने प्लेन क्रैश की न्यूज़ देखी और कुछ नहीं बोली। उसने सबकी ख्वाहिश के मुताबिक मुझसे शादी कर ली, लेकिन फिर मुझे एक कमरे में बंद करके दिन रात तकलीफ देती रही। 3 दिन और 3 रातों के टॉर्चर के बाद उसने मुझे मरने के लिए एक स्लम में फेंक दिया। अब उसी दिन रीबॉर्न हुआ जब मेरी बहन को ड्रग दिया गया था। दरवाजे पर जोर की दस्तक मुझे वापस रियलिटी में खींच लाती है। ये ज़ैंग यीडा है। बिना एक पल सोचे मैं दरवाज़ा खोलता हूं और देखता हूं कि मेरी बहन लियू रुयान बेड पर पड़ी है। उसका चेहरा लाल है। ज़ैंग यीडा का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और वो हकलाते हुए बोलता है, पिंगान, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हारी बहन को सच में ड्रग दिया गया है? मैं जल्दी से हाँ में सिर हिलाता हूं। हाँ ईदा भाई, मुझे पता है कि तुम हमेशा से मेरी बहन को पसंद करते थे। सच तो ये है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। मैंने उसके स्टडी रूम में तुम्हारी एक तस्वीर और न भेजे गए लव लेटर्स देखे हैं। ये तुम दोनों के एक साथ होने का परफेक्ट मौका है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे जीजा बन जाओ। ज़ैंग यीडा कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही मैं उसे तेजी से कमरे में धकेल देता हूं और दरवाज़ा बंद कर देता हूं। थोड़ी देर बाद मुझे ज़ैंग यीडा की सांसों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो धीरे धीरे एक औरत की दबी हुई कराहों में बदल जाती हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैंने ये आवाज़ें अनगिनत बार सुनी थीं, लेकिन उस औरत की आंखें हमेशा नफरत से भरी रहती थीं, कभी इतने गहरे प्यार से नहीं। मैं एक गहरी सांस लेता हूं, तभी एहसास होता है कि मेरा चेहरा पहले से आंसुओं से भीगा हुआ है। मुझे पता है कि मैं दुखी नहीं बल्कि खुश हूं। लियू रुयान, पिछली लाइफ में मैं बहुत गलत था। इस लाइफ में मैं तुम्हें पूरी तरह यीडा को लौटा दूंगा। जैसे ही मैं वहां से जाने लगता हूं, पीछे से मेरी मां की आवाज आती है, पिंगान, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे ड्रग दिया था। तुम्हें अभी रोयान के साथ होना चाहिए था। अपनी बात आधी कहते कहते वो कमरे के अंदर से आती आवाजें सुनती है और अविश्वास से मुझे देखती है। तुमने ज़ैंग यीडा को रोयान के कमरे में बुलाया? उन्हें डिस्टर्ब करने के डर से मैं जल्दी से मां का हाथ पकड़ता हूं और उन्हें नीचे ले आता हूं। मां, हम दोनों जानते थे कि यीडा भाई ही वो इंसान है जिसे बहन सच में प्यार करती है। कृपया सिर्फ मेरी खातिर उन्हें अलग करने की कोशिश मत करो। मेरी मां नाखुश दिखती हैं। तुम ना समझ बच्चे, शुरू से ही रोयान को तुम्हारी होने वाली बीवी बनाकर पाला गया था। वो किसी और मर्द के साथ कैसे हो सकती है? और इसके अलावा अगर उसने ज़ैंग यीडा से शादी कर ली तो हमारे फैमिली बिजनेस का क्या होगा? तुम और मैं दोनों बिजनेस में अच्छे नहीं हैं। वही एकमात्र सहारा है हमारा, नहीं तो लियू फैमिली देर सवेर बर्बाद हो जाएगी। और क्या तुम्हें रोयान पसंद नहीं थी? मैं तुम्हारी मां हूं, भला ये मुझसे कैसे छुपता? पिछली लाइफ की बेइज्जती और तकलीफ के लम्हे याद आते ही मेरा सिर सन्न हो जाता है और मैं तुरंत सिर हिला देता हूं। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने बहुत पहले ही उसे पसंद करना छोड़ दिया था। वो सिर्फ मेरी बहन है और हमेशा बहन ही रहेगी। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया ऐसा कभी दोबारा मत करना। मेरी माँ एक उसास भरती हैं, बेबस दिखती हैं। कहना तो आसान है, तो फिर हमारे फैमिली बिजनेस का क्या? मैं जल्दी से जवाब देता हूँ। पहले मेरी गलती थी कि हर चीज़ के लिए बहन पर निर्भर रहता था। अब से मैं खुद ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर बिजनेस करना नहीं आता तो सीख लूंगा। बस थोड़ा वक्त दो, ठीक है? मेरी माँ रुक जाती हैं। कुछ कहने ही वाली थीं, लेकिन मैं उन्हें सीधे घर से बाहर खींच लेता हूँ, क्योंकि डर है कि वो ज़ैंग यीडा और लियू रुयान के बीच की इंटीमेसी में खलल न डालें। शाम को जब मैं वापस आता हूं तो ज़ैंग यीडा जा चुका होता है और लियू रुयान ड्रग के असर से उबरकर पूरी तरह होश में आ चुकी होती है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, देखता हूं कि वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर वक्त देख रही है, खोई खोई सी। मुझे देखते ही उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। अगले ही पल वो आगे बढ़कर मुझे पकड़ लेती है। उसकी आंखें इतनी लाल हैं जैसे अभी खून बह पड़ेगा। उसकी भारी नफरत में एक नई हारी हुई उदासी भी घुली है। तुम मरे नहीं, मुझे पता था तुम नहीं मरे। तुमने अभी काफी तकलीफ नहीं उठाई। उस लम में भला तुम कैसे मर सकते थे लॉरो पिंगान? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये कहते ही हम दोनों ठिठक जाते हैं। मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है। मुझे एहसास होता है कि लॉर वेन भी रीबॉर्न हुई है। मेरी माँ लॉर वेन का ये अचानक आउटबर्स्ट समझ नहीं पाती और हम दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं कांपते हुए उनके पीछे छिप जाता हूँ, घबराहट का नाटक करते हुए। बहन, क्या हुआ?
तुम क्या कह रही हो? लॉ रुएन मुझे देर तक देखती रहती है। मेरी कलाई दबाकर ये तसल्ली करती है कि मैं जिंदा हूं, तब जाकर शांत होती है। वो एक लंबी सांस लेती है और माँ को समझाती है। मैंने एक बुरा सपना देखा था कि पिंगान को कुछ हो गया है। अभी उसे देखकर भी थोड़ा डर लग रहा है। मेरी माँ हंसती हैं। तुम हमेशा से पिंगान का इतना ख्याल रखती हो। बस एक सपना था, खुद को डराओ मत। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। हाँ, लुओ रुएन ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी वजह से एक बेहतर यूनिवर्सिटी छोड़ने को तैयार थी और मुझे पढ़ाने के लिए रात रात भर जागती थी। जब भी मैं गलती करता, सबसे पहले वही मेरी ढाल बनती थी। लेकिन जियांग येडे की मौत के बाद उसी ने खुद अपने हाथों से मुझे जहन्नुम में धकेल दिया था। आधी रात को मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है। आंखें खोलता हूं तो कोई मेरे ऊपर लेटा हुआ है। उस औरत की जानी पहचानी खुशबू से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो मुझे थामे हुए धीरे से मेरे होठों को चूमती है। मैं अकड़ जाता हूं और पूरी ताकत से उसे दूर धकेल देता हूं। लुओ रुएन, तुम क्या कर रही हो? दूर धकेले जाने पर लुओ रुएन को गुस्सा नहीं आता। इसकी बजाय वो एक गहरी अंधेरी नज़र से मुझे देखती है। देर तक चुप रहने के बाद ठंडे लहजे में बोलती है, तुम भी रीबॉर्न हुए हो, है ना? पुराना वाला तुम मुझे दूर नहीं धकेलता। मैं अंधेरे में उसकी साफ ठंडी आंखें देखता हूं। उनमें छिपी सेहरन देने वाली ठंडक से मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफी देर बाद मैं खुद को संभालता हूं और कहता हूं, हाँ, मैं रीबॉर्न हुआ हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये भगवान की तरफ से एक मौका है? सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। तुम्हारे और जियांग येदा के बीच अब कोई रुकावट नहीं होगी। बहन, मैं वादा करता हूं, इस बार मैं बीच में नहीं आऊंगा। लुओ रुएन ठंडी नजरों से मुझे देखती है। उसके पतले होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आती है। तुम ये दिखावा कर रहे हो कि मेरी और यदा की मदद करने का, ताकि मैं तुमसे नफरत न करूं। लेकिन असल में तुम चुपके से हमें अलग करने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, है ना? मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से सिर हिलाता हूं। नहीं, मुझे एहसास हो गया है कि मुझे तुमसे जो लगाव था वो सच्चा प्यार नहीं था। मैंने अपनी डिपेंडेंसी को प्यार समझ लिया था, जिसकी वजह से वो सब त्रासदी हुई। अब तुम और जियांग येदा बेरोक टोक साथ रह सकते हो। मैं वादा करता हूं कि माँ और मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। लुओ रुएन की भौहें तन जाती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और भड़क उठता है। बेकार की बातें, तुम्हारी एक भी बात पर मुझे यकीन नहीं होगा। ये कहकर वो दरवाज़ा पटक कर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी गुस्से में क्यों है। ज़रूर ये मेरी लुओ पिंगान की वजह से है। उसे यकीन है कि मैं एक बात कहकर दूसरी करने में माहिर हूँ। पिछली लाइफ में उसने मुझसे इतना प्यार किया था कि जियांग येदा को मौत की तरफ धकेलने तक को तैयार हो गई थी, सिर्फ मेरे साथ होने के लिए। भला रीबॉर्न होने के बाद मैं ये कैसे कह सकता हूं कि अब प्यार नहीं करता? वो देखना चाहती है कि मैं ये नाटक कब तक खेलता हूं। कुछ दिनों बाद लियू फैमिली की कंपनी का सालाना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। ये वो दिन है जिसे लियू फैमिली बड़ी गंभीरता से लेती है। शेयर होल्डर्स, फैमिली मेंबर्स और तमाम एम्प्लॉयज़ सब मौजूद होते हैं। भले ही एक कॉरपोरेट इवेंट है, इस साल का डेकोरेशन खास तौर पर वार्म है। पिंक रोजेज, वाइट गॉज कर्टन्स और अनगिनत बलून्स, जिससे ये किसी एंगेजमेंट पार्टी जैसा लगता है। ये सब देखकर मेरे मन में एक बेचैनी घर कर जाती है, जैसे कुछ होने वाला हो। भीड़ में लुओ रुएन बड़े आराम से लोगों से बातें कर रही है और जियांग येदा उसके साथ है। लुओ रुएन उसके प्रति बहुत अटेंटिव और कंसिडरेट है। उनकी पिछली मुलाकात के बाद से वो दोनों कपल बन चुके हैं। इस अहम इवेंट में वो उसका हाथ थामे है, मानो पूरी दुनिया को बता रही हो कि जियांग येदा ही वो इंसान है जिसे वो सच में प्यार करती है। वो उसके लिए फल लाती है, उसे डांस के लिए इनवाइट करती है और इस डर से कि उसे ठंड न लगे, अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल देती है। उन्हें डिस्टर्ब न करना चाहते हुए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला करता हूं। तभी होस्ट का अनाउंस सुनाई देता है कि कंपनी की वाइस चेयरमैन मेरी माँ कुछ कहेंगी। मैं रुक जाता हूं और देखता हूं कि मेरी माँ तालियों और उम्मीद भरी निगाहों से धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ती हैं। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लियू ग्रुप के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। ये सेलिब्रेशन हम 2 कारणों से कर रहे हैं। पहला, हमारी सीईओ मेरी अडॉप्टेड डॉटर लियू रुएन की शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने कंपनी को इतनी बेहतरीन तरीके से चलाया और इतनी तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा, लियू फैमिली को एक बड़ा ऐलान करना है। ये कहते हुए उनकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और वो एक बार मुझे और लियू रुएन को देखती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लियू रुएन वो सक्सेसर हैं जिन्हें मेरे स्वर्गीय पति ने चुना था और डॉटर इन लॉ जिन्हें उन्होंने खुद अप्रूव किया था। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर पड़ी हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ने मेरी बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। वो अभी भी हमें एक साथ लाने पर अड़ी थीं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये सेटिंग चुनी थी। कंपनी और यहाँ मौजूद सभी लोगों का इस्तेमाल करके लियू रुएन को एंगेजमेंट के लिए मजबूर करना चाहती थीं। मैं अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि लियू रुएन मेरे बगल में आ खड़ी होती है। उसका एक्सप्रेशन कड़ा और व्यंग्यात्मक है। तो यही था तुम्हारा मतलब मेरी और जियांग येदा की जिंदगी में दखल ना देने का? सच में तुम्हारी जुबान बड़ी मीठी है। मेरा दिमाग खाली हो जाता है। पिछली लाइफ की वो तकलीफ और लियू रुएन की अंधेरी आंखें मेरे सामने घूम जाती हैं। मुझे पता है कि अगर मेरी माँ अगले शब्द बोल दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जैसे ही मेरी माँ हमारी एंगेजमेंट का ऐलान करने वाली होती हैं, मैं बिना एक पल सोचे आगे दौड़ता हूँ। माइक्रोफोन थामता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। माफ़ करना कि बीच में आ गया। मुझे पता है मेरी माँ क्या अनाउंस करने वाली थी, लेकिन चूंकि यह अहम बात मुझसे जुड़ी है, इसलिए मुझे लगा कि इसे खुद मुझे ही कहना चाहिए। सभी मुस्कुराते हुए उम्मीद से मेरी तरफ देखते हैं। सिर्फ लियू रुयान ठंडी नज़रों से मुझे घूर रही है, जैसे देखना चाहती हो कि मैं कौन सी चाल चलने वाला हूँ। नीचे फ्लोर पर जैंगिदा का एक्सप्रेशन बदल चुका है। वो सालों से हमारे बीच के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन हम हमेशा सिबलिंग्स की तरह पेश आते थे और लियू रुयान ने कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई, इसलिए उसने आंखें मूंद लेना चुना था। लेकिन अब अगर मैं सबके सामने हमारी एंगेजमेंट का ऐलान कर दूं, तो वो और नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। वो लियू रुयान को देखता है, उसकी आंखें नम हैं, जैसे जिस जवाब का उसे डर है, वो सुनते ही वो बिना रुके चला जाएगा। स्टेज की लाइट्स बहुत तेज हैं। मैं पलकें झपकाता हूँ, भीड़ पर नज़र डालता हूँ, फिर हर शब्द को गंभीरता से अनाउंस करता हूँ। आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि लियू पिंगान ने हमेशा लियू रुयान को सिर्फ अपनी बहन माना है। इसलिए जो एंगेजमेंट मेरे पिता ने तय की थी, वो कैंसिल की जाती है। इस लाइफ में हमारे बीच कुछ नहीं होगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। डेकोरेशंस और मेरी माँ का इंट्रोडक्शन साफ तौर पर एंगेजमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया। हैरान होने के बावजूद सब चुप रहते हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर है। वो बस शिष्टाचार में तालियां बजाते हैं। जैंगिदा के चेहरे पर साफ राहत दिखती है, लेकिन लियू रुयान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया है। हालांकि उसे खुश होना चाहिए था। वो अपना सिर पीछे करके एक घूंट में अपना ड्रिंक खत्म करती है, फिर जैंगिदा को इग्नोर करते हुए तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। मैं स्टेज से उतरता हूं और माँ को एक तरफ खींचकर गंभीरता से कहता हूं, माँ के मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे बहन पसंद नहीं है? तुमने मेरी मर्जी के बिना ये क्यों किया? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, लियू रुयान और मेरे बीच कोई चांस नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं विदेश चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम मेरी पर्सनैलिटी जानती हो, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मेरी माँ फाइनली बात की गंभीरता समझती हैं। ठीक है, दोबारा नहीं करूंगी। डराओ मत, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम विदेश चले गए तो मैं क्या करूंगी? फिर वो बेबसी से उसास भरती हैं। लेकिन कंपनी का क्या होगा? मैं आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस करता हूं और उन्हें गले लगा लेता हूं। माँ, मैं पहले से बिजनेस सीखना शुरू कर चुका हूं। आगे चलकर मैं कंपनी संभाल लूंगा। आखिरकार ये पापा का बनाया हुआ काम है। भले ही बहन को तुमने पाला है, वो फिर भी बाहरी है। सारी उम्मीद दूसरों पर लगाना सुरक्षित नहीं है। साथ ही आगे से जैंगिदा के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो। उसके आने पर उसे इग्नोर मत करो। वो उस इंसान से प्यार करती है। उसे नाराज करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी माँ रुककर मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई अलग ही इंसान हो गया हूँ। वो धीरे से बुदबुदाती हैं, पिंगान, मुझे लगता है तुम बदल गए हो, ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। पहले वाले तुम बहुत नाइव थे, इन बातों के बारे में कभी नहीं सोचते थे। मैं एक कड़वी हंसी हंसता हूँ। उस इंसानियत से परे तकलीफ से गुजरने के बाद भी अगर मैं उतना ही नाइव गया तो हम दोनों मर चुके होते। सेलिब्रेशन के बाद मेरी माँ और मैं एंट्रेंस पर ड्राइवर का इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लियू रुयान और जैंगिदा बाहर निकल रहे हैं। जैंगिदा हमसे मिलता है। आंटी, लियू पिंगान, रुयान की गाड़ी में हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं जल्दी से हाथ हिलाता हूँ। नहीं, हमारा ड्राइवर आता ही होगा। बहन, अपने जीजा को पहले घर छोड़ दो। वो बहुत दूर रहते हैं और अकेले जाना सेफ नहीं है। जीजा सुनते ही जैंगिदा का चेहरा लाल हो जाता है। लियू रुयान ऊपर देखकर नाखुश होती है। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है। इदा को तुमने क्या कहा? मैं मुस्कुराते हुए सीधे जवाब देता हूँ, जीजा, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, देर सवेर शादी होगी ही, तो अभी ये कह दें या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? इस संबोधन से जैंगिदा साफ खुश दिखता है, अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाता। वो कहता है कि अगली बार मिलने पर मुझे तोहफा देगा। लियू रुयान बस मुंह बनाती है और कुछ नहीं बोलती। जैंगिदा के साथ गाड़ी में बैठते ही लियू रुयान चुप हो जाती है और कहीं खो जाती है। उसका मूड भांपते हुए जैंगिदा पूछता है, रुयान क्या हुआ? मुझे पहले से लग रहा था कि तुम खुश नहीं हो। लियू रुयान अपनी कनपटियां दबाती है और धीरे से बोलती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। जैंगिदा सोचते हुए सिर हिलाता है। थोड़ी देर बाद फिर बोलता है, रुयान, मुझे लगता है तुम बदल गई हो। पहले पिंगान से तुम्हें बहुत लगाव था और उसके साथ बड़ी अफेक्शनेट थी। यहाँ तक कि जब हम डेटिंग करने लगे तब भी तुम जानती थी कि पिंगान और उसकी माँ तुम दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन तुमने उसका दोष कभी पिंगान को नहीं दिया। लेकिन अब तुम उसे नापसंद करती हो, लगती हो। न कभी मुस्कुराती हो उस पर, न ढंग से बात करती हो। फिर भी मैं देख सकता हूं कि तुम अभी भी उसकी परवाह करती हो। मुझे बताओगी क्या हुआ है? लियू रुयान एक पल चुप रहती है, फिर जैंगिदा को तसल्ली देती है। यदा, ज्यादा मत सोचो, बस मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई और पेचीदगी आए। ये देखकर कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, जैंगिदा मान लेता है कि वो बेवजह सोच रहा था और दोबारा नहीं पूछता।
एंगेजमेंट कैंसिल होने के बाद मेरी माँ ये देखकर कि लियू रायान की राह बंद हो गई, जल्दी से मेरे लिए और ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने लगती हैं। मुझे तब पता चलता है जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि वो इंसान मेरी पहचान का है। शैन यूचू, वो लड़की जिसने मेरे पीछे 3 साल लगाए थे। उस वक्त मैं लियू रायान के प्यार में अंधा था और मान चुका था कि आखिरकार हम शादी करेंगे, इसलिए मैंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के रिजेक्ट कर दिया था। मैंने सुना था कि पिछली लाइफ में लियू रायान और मेरी शादी के बाद शैन यूचू अपने करियर में डूब गई, अमेरिका चली गई और कभी वापस नहीं आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज मेरी ब्लाइंड डेट होगी। इस अजीब सिचुएशन में फिर से मिलकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन शैन यूचू बड़े कंपोजर के साथ पेश आती है। वो मुझे बताती है, आंटी लियू से सुना कि तुम्हें लियू रायन पसंद नहीं है और तुमने उससे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, इसलिए मैंने एक बहाना ढूंढकर आंटी लियू से ये मुलाकात करवाई। मैं तुमसे एक और चांस मांगना चाहती थी। अगर इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं आंटी लियू को बता सकती हूँ कि ये सब मेरी गलती थी। उसका ये ऑनेस्ट और सीधा अंदाज देखकर अगर मैं अब नखरे दिखाऊं तो ये छोटेपन की निशानी होगी। असल में मेरी ही गलती थी कि मैंने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। शादी ना भी होती तो हम दोस्त तो रह सकते थे। मैं बहुत कुछ झेल चुका था और अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उसे ऑनेस्टली बताया कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। शेन यूचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मेरे फैसले का सम्मान करेगी। इसके बाद हमारा रिश्ता काफ़ी इजी गोइंग हो गया। शेन यूचू बेहद काइंड और थॉटफुल इंसान है। वो मुझे अम्यूज़मेंट पार्क ले गई ताकि मेरा मन हल्का हो, और फिर एक बेहतरीन थाई रेस्टोरेंट में। वो इतनी कंसिडरेट और अटेंटिव थी, उसे पता था कि मैं क्या खाना पसंद करता हूँ और किससे बचना है। हर छोटी छोटी बात से मेरी उसके बारे में राय थोड़ी थोड़ी बदलती रही। डेट के आखिर में शेन यूचू मुझे घर छोड़ने आई। जैसे ही हम पहुंचे, हम लियू रायान और जियांग यीदा से टकरा गए, जो उसी वक्त वापस आ रहे थे। हम चारों आमने सामने थे। लियू रायान ने शेन यूचू को एक अजीब सी दुश्मनी भरी नज़र से देखा। ये तुम्हारी पहली डेट है और इतनी देर से वापस आई, क्या ये थोड़ा बेशर्मी नहीं है मिस शेन? वो बेवजह गलती निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं शेन यूचू का बचाव किए बिना नहीं रह सका। ये मेरी गलती है, मैं इतने मजे में था कि वक्त का होश ही नहीं रहा। यूचू रास में कोई हाथ नहीं है। लियू रायान का एक्सप्रेशन और भी गहरा हो गया। वो दांत भींचते हुए एक एक शब्द थूकती है, उसकी आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था। माहौल तनावपूर्ण होता देखकर जियांग ईदा जल्दी से बात संभालने की कोशिश करता है और लियू रायान को अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद होते ही जियांग ईदा पूछे बिना नहीं रह पाता। रूयान, लगता है तुम्हें पिंगान की नई गर्लफ्रेंड से सच में कोई दिक्कत है। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? रूयान एक पल रुकती है, फिर बेपरवाही से माथे पर हाथ फेरती है। नहीं, बस मुझे चिंता होती है कि पिंगान कहीं गलत इंसान के साथ ना पड़ जाए। उस रात लियू रायान फिर मेरे कमरे में आई। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पाया कि वो बंद है। उसका चेहरा कड़ा हो गया और उसके होठों से एक ठंडी हंसी निकली। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में गई और खिड़की के रास्ते अंदर आ गई। वो चुपचाप मेरे बेड के पास आई और मुझ पर झुक गई। अंधेरे में सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाज थी। वो दांत भींचते हुए मेरे कान में फुसफुसाई, कैसा रहा? आज उसके साथ मजा आया? मैंने उसे दूर धकेला और उठकर बैठ गया। मैं हमारे रिश्ते को एक बहन और भाई की दूरी पर रखना चाहता था, ना बहुत करीब ना बहुत दूर। मैंने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मजा आया। यूचू और मैं अम्यूजमेंट पार्क गए, रोलर कोस्टर चलाई और फिर थाई फूड खाई। लियू रायान ने मुझे बीच में रोका। वो मुझे देखती रही, उसकी सांसें बेवजह तेज हो रही थी। बढ़िया, तुम और चालाक होते जा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि किसी दूसरी औरत को शील्ड बनाकर मेरे साथ हार्ड टू गेट खेलना होता है। नहीं, मैंने कहा, मैंने माँ को मना लिया है कि वो हमारे रिश्ते में दखल अंदाजी ना करें। अब से जब तक तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, हम सच में बिना किसी बंधन के सिबलिंग्स बन सकते हैं। सिबलिंग्स? लियू रायन ने ठंडी हंसी के साथ मुझे दूर धकेला। जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसके साथ सिर्फ सिबलिंग्स बनकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? लियाओ पिंगान, ये मत सोचना कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। ये कहकर उसने दरवाजा पटका और चली गई। अगले दिन मैं तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी में था। शेन यूचू के साथ डेट थी, इसलिए जल्दी निकलने का प्लान था। जैसे ही नीचे उतरा, जांग ईदा और लियू रायान को देखा। जानबूझकर हो या इत्तेफाक से, लियू रायान ने कहा कि जांग ईदा को कपड़े खरीदने हैं और एक मेल कंपेनियन चाहिए, इशारा करते हुए कि वो चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊं। जांग ईदा ने भी कहा कि उसने मुझे तोहफा देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने जोर दिया कि मैं चलूं। मैं मना नहीं कर सका और उनके साथ हो लिया। पूरे रास्ते लियू रायान जांग ईदा का खास ख्याल रखती रहीं, जैसे मानो उन्हें याद ही नहीं था कि मैं भी वहां हूं। उनकी पीठ देखते हुए मुझे उनकी मंशा समझ नहीं आई। मैंने इस नई लाइफ में पक्का इरादा कर लिया था। मैं दोबारा उसके साथ उलझने नहीं वाला। उसे मुझसे इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही हम एक दुकान के सामने से गुजर रहे थे, ऊपर से एक बिलबोर्ड अचानक गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ लियू रायान ने मुझे इंस्टिंक्टिवली एक तरफ धकेलकर बचा लिया।
जांग ईदा जमीन पर गिर गया और अविश्वास से उसे देखता रहा। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि लियू रयान ने जांग ईदा को छोड़कर मुझे क्यों बचाया। जांग ईदा की आंखें भर आई देखकर मैंने जल्दी से लियू रयान को दूर धकेलते हुए उसे उठाते हुए समझाया, ईदा भाई, ज्यादा मत सोचो। बहन मुझे ही बाहर लाई थी, इसलिए शायद डर गई कि मुझे कुछ हो जाए और माँ उसे डांटेंगी, इसीलिए उसने पहले मुझे बचाया। तभी शैन यूचू का कॉल आया। मैंने तुरंत फोन उठाया और मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल लिया। हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे एक दोस्त के साथ डेट पर जाना है तो चलता हूं, तुम दोनों एंजॉय करो। 1 घंटे बाद मैं आखिरकार शैन यूचू से मिला। उस घटना से मैं अभी भी हिला हुआ था। मेरी बेचैनी भापते हुए शैन यूचू ने अपनी जेब से एक रैबिट प्लशी निकाला और मेरा मन हल्का करने की कोशिश की। वो काफी देर तक मुझे तसल्ली देती रही जब तक मैं बेहतर नहीं हो गया। शैन यूचू ने सोचते हुए मेरा चेहरा देखा। पिंगान, मुझे याद है तुम पहले कितने फुल ऑफ लाइफ रहते थे। अब तुम पूरी तरह बदल गए हो। मैंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जिनसे मैं गुजरा था। अब सिर्फ जिंदा रहना ही एक लग्जरी लगता था। मैं अब भी उतना नाइव कैसे रह सकता था जितना पहले था। मैं बार बार सोचता रहा कि मैं लियू रॉयन को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में उसे भूल चुका हूं और उसकी जैंग ईदा के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करूंगा। मुझे ख्यालों में खोया देख शैन यूचू ने मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाया। क्या सोच रहे हो? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? मैं एकदम से वापस आया। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। अगर मैं शैन यूचू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं तो क्या लियू रॉयन को आखिरकार यकीन हो जाएगा? लेकिन क्या ये शैन यूचू के साथ फेयर होगा? शैन यूचू एक अच्छी इंसान है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह प्यार नहीं करता था। मैं उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सच बोल दिया। यूचू, मैं थोड़ी मुश्किल में हूं। मुझे ज़रूरत है कि तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे पास रहो। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं इस रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पाऊंगा? मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। शादी कोई गेम नहीं है, और तब तो और भी नहीं जब वो एक इंसान के दूसरे को यूज़ करने से शुरू हो। मुझे खुद अपना आइडिया थोड़ा पागलपन भरा लगा और मैं उसके मना करने के लिए तैयार था। शैन यूचू ने मुझे देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक हल्की सी झलक थी। उसने मेरा हाथ थामा और सच्चाई और दृढ़ता से बोली, जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया और उसका हाथ वापस थाम लिया। तो आने वाले दिनों में साथ ट्राई करते हैं। मैं शैन यूचू से अक्सर मिलने लगा। हमारी रिलेशनशिप तेजी से आगे बढ़ी। मैंने उसे डिनर के लिए घर भी बुलाया। ये पहली बार था जब मैं किसी को घर लाया था। मेरी माँ नेचुरली बहुत उत्साहित थी। डिनर के दौरान लियू रॉयन बाहर आ गई। उसने हम तीनों को खुशी खुशी साथ खाते देखा और उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। हालांकि वो पहले ही खाना खा चुकी थी। उसने बोल्स और चॉपस्टिक्स मंगाई और टेबल पर बैठ गई। टेबल पर शैन यूचू मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। वो मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाती, स्टेक काटती और ध्यान से मछली की हड्डियां भी निकालती। मेरी माँ ने उसकी तारीफ की। यूचू कितनी थॉटफुल बच्ची है। तुम्हारे साथ हो तो पिंग एन की मुझे ज्यादा चिंता नहीं होगी। लियू रॉयन का चेहरा पीला पड़ गया और चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ने से उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने एक फोर्स्ड स्माइल दी जो आंखों तक नहीं पहुंची। इतना ध्यान रखना किसी मर्द का, लगता है, कई बॉयफ्रेंड्स के साथ रहने का एक्सपीरियंस है। उसके खुले टॉन्ट का सामना करते हुए शैन यूचू शांति से मुस्कुराई, चॉपस्टिक्स रखी और मेरी माँ से गंभीर लहजे में बोली, नहीं, इन सालों में बस पिंग एन पर क्रश रहा, किसी और को पसंद नहीं किया, इसलिए कभी किसी से डेट भी नहीं की। मुझे हैरानी हुई। मुझे नहीं पता था कि शैन यूचू इस हद तक मेरा साथ देगी, यहाँ तक कि सीक्रेट क्रश की बात भी गढ़ लेगी। लेकिन मुझे भी साथ देना था। मैं शर्माते हुए मुस्कुराया। यूचू, ये जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे पसंद करती हो। हमें देखते हुए लियू रॉयन की भौहें तन गईं। उसने गिलास इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूट गया। वो बिना कुछ बोले चॉपस्टिक्स रखकर ऊपर चली गई। इस छोटी सी घटना के बाद सब कुछ साफ पता चल गया कि लियू रॉयन को शैन यूचू पसंद नहीं है। शैन यूचू ज्यादा देर नहीं रुकी। जब मैं उसे बाहर छोड़ने गया तो मैं काफी देर हिचकिचाता रहा। फिर उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से पूछा, देखो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरी बहन की तरफ से काफी मुश्किलें होंगी। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शैन यूचू एक पल के लिए रुकी, फिर शांति से मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से मेरे माथे पर हल्के से थपथपाया। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने इन्हें कभी मुश्किल नहीं समझा। बस तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। पिंगान, इतना मत सोचो, तुम्हें बस खुश रहना है। मैं भावुक हो गया। किसी ने मुझसे पहले कभी नहीं कहा था कि मुझे बस खुश रहना है। बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि मैं इकलौता बेटा हूं और परिवार का बोझ मुझ पर होगा। मैं मनमानी नहीं कर सकता, नखरे नहीं कर सकता। मुझे लियू रॉयन के साथ मिलकर रहना होगा। इसी वजह से मैंने सबकॉन्शियसली मान लिया था कि आखिरकार उससे शादी करूंगा और मुझे उससे प्यार करना चाहिए। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि कुछ चीजें शुरू से ही गलत थीं। मैं हंसा। एक राहत का एहसास हुआ। इसी पल पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया। मैंने उसे देखा और मजबूती से सिर हिलाया। ठीक है, कल अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आना, हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उस रात लियू रॉयन हमेशा की तरह मेरी खिड़की पर आई, लेकिन इस बार ना सिर्फ मैंने दरवाजा लॉक किया था बल्कि खिड़कियां भी बंद कर ली थीं। उसने देखा और गुस्से में हंसी।
वाह वाह लियू पिंगएन, कितने अच्छे एक्टर हो, अब मुझसे भी बचाव करने लगे। उसने खिड़की ठोकी, लेकिन मैं नहीं हिला। लियू पिंगएन, नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। वक्त गुजरता रहा और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। कितना कन्विंसिंग एक्ट है, देखता हूं अभी और क्या दिखाते हो। अगली सुबह जल्दी लियो रोयन के नीचे उतरने से पहले उसके असिस्टेंट का कॉल आया। कंपनी के एक फॉरेन पार्टनर के साथ कोऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और उसे खुद जाकर हैंडल करना था। सालों से लियो रोयन ने कंपनी के सारे मामले खुद संभाले थे। इस बार भी यही हुआ। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था। वापस आकर मुझसे हिसाब करेगी। लियो रोयन जल्दी में निकल गई। कई दिन यूएस में काम में लगी रही और घर पर नजर रखने का वक्त नहीं था। 1.5 महीने बाद आखिरकार वापसी की फ्लाइट मिली। फ्लाइट अगली सुबह तड़के लैंड करने वाली थी। उसने टेम्पल्स मसले और कुर्सी में पीछे टिककर आराम करने लगी। इस दौरान मैंने उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था। पहले जब वो सफ़र पर होती तो मैं दिन में दर्जन बार कॉल करता, कभी कुछ लाने को कहता, कभी ज़्यादा फोटोज़ लेने को। वो अक्सर कहती कि मैं अनॉय करता हूँ, लेकिन फिर भी करती थी। अब 2 हफ्ते से कोई कांटेक्ट नहीं। लियो रुयेन के दिल पर एक अजीब घुटन भरा बोझ था, जैसे एक बड़ा पत्थर। उसे नहीं पता था उसे क्या हो रहा है। 10 घंटे बाद प्लेन लैंड हुआ। जियोंग येदा उसे लेने आया था। वो शिकायत किए बिना नहीं रह सका। रुयान, तुम कितनी वर्कोहॉलिक हो, कई दिनों से मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। लियाओ रुयेन ने माफी में उसके होठों को चूमा। इमरजेंसी थी, बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, आगे ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरी काम था? जियान येदा मुस्कुराया। क्या मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई वजह चाहिए? क्या मैं बस मिस नहीं कर सकता? लेकिन इस बार कुछ पड़ा है। अभी घर नहीं चलते, तुम्हें एक वेडिंग में ले जा रहा हूं। लियाओ रुयेन ने थकान से टेम्पल्स मसले। किसकी वेडिंग है जिसके लिए तुम मुझे खुद लेने आए हो? जोंग येदा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। वहां जाकर पता चल जाएगा, सरप्राइज है। अच्छा हुआ आज तुम अच्छे कपड़े पहनकर आई हो, हमेशा की तरह खूबसूरत हो, इतना कि ब्राइड की आधी स्पॉटलाइट छीन लो। लियो रुयन ने सोचा वो मजाक कर रहा है और ज्यादा नहीं सोचा। 10 घंटे की फ्लाइट बहुत थका देने वाली थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं। आधे घंटे बाद कार एक होटल के सामने रुकी। जोंग येदा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आ गए, चलो। लियो रुयन ने आंखें खोलीं और थकान से बाहर देखा। अगले पल वो पूरी तरह जाग गई। होटल के एंट्रेंस पर ब्लू फॉरगेट मी नॉट से सजावट थी। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। ये मेरा फेवरेट फ्लावर था। मैंने उसे एक बार बताया था कि मेरी शादी में फॉरगेट मी नॉट्स होंगे। उसने नर्वसली कार का दरवाजा खोला। एंट्रेंस पर किसी ने अचानक चिल्लाया, ब्राइड और ग्रूल आ गए। उसने सिर घुमाया और देखा कि लग्जरी कार्स की एक लाइन आ रही है। कार्स एंट्रेंस पर रुकीं, फिर शेन युत्चू कार से उतरी। वो दूसरी तरफ गई और धीरे से मुझे बाहर निकालने में मदद की। लियाओ रुयेन बिजली लगने की तरह ठिठक गई। ये लियू पिंगान की शादी थी। उसने आंखें फैलाकर हम दोनों को अविश्वास से देखा। लियू रुयेन समझ नहीं पाई कि मैं, जो अपनी पिछली जिंदगी में उसे इतना डेस्परेटली प्यार करता था, सच में किसी और से शादी करने को तैयार हो गया। उसके अचानक आउटबर्स्ट से जोंग येदा कंफ्यूज हो गया। पिंगान और शेन युत्चू तो ऑलरेडी साथ थे। तुम यूएस गई, उसी दिन उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। रुयान, कहाँ जा रही हो? जोंग येदा की बात पूरी होने से पहले लियो रुयेन मेरी तरफ दौड़ी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगी। लियू पिंगान, अभी मेरे साथ चलो, मैं प्रिटेंड करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी कार से निकला ही था कि उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसके शब्दों में गुस्सा भरा था। अगर मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी होती तो मैं हेल्प के लिए चिल्लाता। शेन युत्सु जल्दी से आगे आई और मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया, लियो रुयेन के गुस्साइल चेहरे को देखते हुए। काफी देर की चुप्पी के बाद शेन युत्सु ने पहले बात की। सिस्टर रुयेन, आप मेरे हस्बैंड को कहां ले जाने की कोशिश कर रही हैं? उसने हस्बैंड शब्द पर जोर दिया ताकि लियू रुयेन अच्छे से सुन सके। लियू रुयेन ने शेन युत्सु के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम बताओ, तुम किसके साथ जा रहे हो? लियू रुयेन के मन में ये एक अटल सच था कि मैं उससे बेहद प्यार करता था। इसलिए जब उसने ये सवाल पूछा तो उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जवाब अलग होगा। लेकिन जब उसने मुझे खींचने की कोशिश की तो मैं नहीं हिला। उसने पलटकर मुझे देखा और मुझे मजबूती से सिर हिलाते हुए पाया। बहन, आज मेरी शादी है। अगर तुम शामिल होने आई हो तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर कोई और काम है तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर शेन युत्सु के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई, जबकि लियू रुयेन का एक्सप्रेशन टूट गया। जागेडाया हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और लियू रुयेन की आस्तीन खींची। रुयेन, क्या हुआ? पिंगान को अपनी खुशी मिली, अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जागेडाया ने आखिरी कुछ शब्द जोर से नहीं कहे। वो इतने पास था कि हमारी पूरी बहस सुन ली थी। लियू रुयेन का रवैया अजीब था। छोटे भाई की शादी में ऐसा सीन करना कोई प्यारी बहन नहीं करती। ये ज्यादा उस औरत की जेलस रिएक्शन लगती है जो उस मर्द को किसी और से शादी करते देख रही हो जिसे वो प्यार करती है।
ज़ेगेडाया ने लियू रुयेन को एक तरफ खींचा जिससे शेन यूचू और मैं आगे निकल सकें। तुम दोनों जाओ और वक्त मत गंवाओ, इनकी परवाह मत करो। मैं आखिरकार मुस्कुराया और उसे सिर हिला दिया। शेन यूचू और मैं वेडिंग वेन्यू की तरफ बढ़े। इधर ज़ेगेडाया ने लियू रुयेन को रोके रखा और उसने हमारा रास्ता रोकना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखें हमारे पीछे ही रहीं। ज़ेगेडाया ने उसका एक्सप्रेशन देखा और एक तकलीफ महसूस की। रुयेन, तुम पिंगान को पसंद करती हो। उसके शब्दों पर लियू रुयेन को जैसे कोई राज खुल गया हो और वो अचानक भड़क उठी। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? वो मेरा भाई है, अभी वो शेन यूत्सु से मिला है। क्या वो जानता भी है वो कैसी इंसान है? इतनी जल्दी शादी कर ली, बस ये कैजुअल एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता। ये कहने के बाद उसे खुद पर यकीन सा आ गया और उसने चैन की सांस ली। उसे नहीं पता था वो इतनी नर्वस क्यों थी। फिर जैसे कुछ याद आया हो, वो ज़ेगेडाया की तरफ मुड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। यद्या, ज्यादा मत सोचो, जिससे मैं प्यार करती हूं वो बस तुम हो। ज़ेगेडाया ने न ये कहा कि उसे यकीन है, न ये कि नहीं, बस उसे देखता रहा।